हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं आंतरिक प्रतिरोध को। आंतरिक प्रतिरोध कहाँ पर मिलेगा, क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इससे पहले आप लोगों ने जो भी प्रतिरोध देखा है, जैसे देखते थे आप किसी तार में प्रतिरोध होता था, तो वो एक्चुअल में क्या होता था, बाह्य प्रतिरोध होता था। लेकिन उस बाह्य यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता था, उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को या बाह्य प्रतिरोध को हम लोग बाह्य प्रतिरोध ना कह के हम लोग क्या कहते थे, प्रतिरोध कहते थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक जानकारी ये देना चाहूँ कि अभी जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने व्हीटस्टोन सेतु को कवर कर लिया है, तो व्हीटस्टोन सेतु वहाँ पे बता दिया गया है। और उससे पहले वाला जो वीडियो था वहाँ पर किरचॉफ के दोनों लॉज बता दिए गए, किरचॉफ के दोनों नियम बता दिए गए। धारा का नियम है, लूप का नियम है, और व्हीटस्टोन सेतु को भी बता दिया गया। व्हीटस्टोन सेतु आप जानते हैं, इसको व्हीटस्टोन सेतु क्यों कहते हैं, ये सारी जानकारी आपको पिछले वीडियो में दी गई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आंतरिक प्रतिरोध। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है उसका बेटा नाम है आंतरिक, ठंडक बहुत हो रही है आजकल, आंतरिक प्रतिरोध, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध पहले ये समझिए। सबसे पहली बात यह है कि सर ये आंतरिक प्रतिरोध मिलेगा कहां, तो याद रखना सेल या बैटरी के अंदर। तो आंतरिक प्रतिरोध कहां मिलेगा, या तो बेटा आपको ये मिलेगा सेल के अंदर, या फिर बेटा यहां पर मिलेगा बैटरी के अंदर। तो सेल या बैटरी के अंदर जो प्रतिरोध होता है उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और आंतरिक प्रतिरोध को बेटा स्मॉल आर से लिखते हैं। तो हमारा बाह्य प्रतिरोध है उसको कैपिटल आर से लिखते हैं, जबकि आंतरिक प्रतिरोध को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल आर से लिखते हैं। आप जानते हैं कि जैसे जब हम किसी सेल का निर्माण करते हैं, आप सपोज करिए एक सेल में निर्माण करते हैं, और इस सेल के अंदर हम क्या मिलाते हैं, एक विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, विद्युत अपघट्य। क्या मिलाते हैं मेरे बच्चे, विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। यानी इसके अंदर हमने क्या डाला, एक सोल्यूशन डाला विद्युत अपघट्य का, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। और इस विद्युत अपघट्य के अंदर यहाँ पर हम क्या डालते हैं, 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं। और जैसे ही सोल्यूशन के अंदर इन इलेक्ट्रोड को हम लोग बेटा क्या करते हैं, डालते हैं, तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, दूसरे प्लोड पे जो दूसरी रॉड है उस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जैसे इसमें हम क्या करेंगे, इनको तार को आपस में जोड़ेंगे, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, अंदर केमिकल रिएक्शन होगी। देखो सेल का काम क्या है, सेल का काम होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या काम होता है, सेल का काम होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ये हमारा विद्युत अपघट्य है, और ये हमारे पास बेटा क्या है, इलेक्ट्रोड है। क्या है, इलेक्ट्रोड। और जैसे इसमें हम यहाँ पर में कोई वायर लगाते हैं, इसको जोड़ते हैं, तुरंत इसमें क्या होता है, करंट फ्लो करने लगता है। क्या करने लगता है, करंट फ्लो करता है। याद रखना इस सेल के अंदर यानी सेल के बाहर जो धारा बहती है वो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर बहती है, जबकि इस सोल्यूशन के अंदर, किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर जो धारा बहती है वो ऋण सिरे से बेटा किधर बहती है, धन सिरे की ओर बहती है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, धारा की। ठीक है, अब होता क्या है कि जब यहां सॉल्यूशन के अंदर धारा का प्रवाह होता है ऋण क्षण से धन क्षण की ओर, मतलब ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की होता है, यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर वो होता है। तो उस समय यहां पर क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन होता है इस धारा के मार्ग में क्या करता है, अवरोध पैदा करता है। क्या करता है, अवरोध पैदा करता है। यही जो अवरोध पैदा होता है सेल के अंदर यानी विद्युत अपघट्य के द्वारा, जो धारा के मान में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, किसी सेल या बैटरी के अंदर धारा के मान में यानी धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती, विद्युत अपघट्य के द्वारा जो रुकावट उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, किसी सेल या बैटरी के अंदर विद्युत अपघट्य के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट, जो अवरोध उत्पन्न होता है, उसी अवरोध को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो पहली बात समझ में आ गई, सेल का काम क्या है, सेल का काम है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, पहला काम। दूसरा काम आंतरिक प्रतिरोध क्या है,
इसमें हमने वैद्युत अपघट्य डाला और वैद्युत अपघट्य का ये गुण होता है, ये प्रॉपर्टी होता है कि जैसे ही आप इसमें 2 रॉड डालोगे, एक रॉड धनात्मक हो जाएगी और एक ऋणात्मक हो जाएगी। तो बाहर सेल के बाहर जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है, लेकिन जो सेल के अंदर करंट फ्लो करता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। अब यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से फार्मूला बनता है। चलिए, ये आपका वैद्युत अपघट्य है, इसको लिखा रहने हम देते हैं और इधर हम साइड में कर लेते हैं। ये आपका वैद्युत अपघट्य है। अगर हम वैद्युत अपघट्य के लिए बेटा फार्मूला निकालना चाहें तो हम एक सिंपल सा सर्किट बना लेते हैं कि जैसे मान लीजिए इस सर्किट में हमने एक बाह्य प्रतिरोध लगाया है और यहाँ पर बेटा हमने क्या किया, कुंजी K लगा दी है और यहाँ पर ये क्या है, हमने एक बैटरी लगा दी है। बैटरी का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r है। और यहाँ पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, कैपिटल R। सपोज करें यहाँ से धारा I प्रवाहित की जा रही है, धारा यहाँ से क्या हो रही है, I प्रवाहित की जाती है। इतनी बात याद रखिएगा। यहाँ पर हम 2 कंडीशन में बात कर सकते हैं। कितने कंडीशन में बात कर सकते हैं, 2 कंडीशन में बात कर सकते हैं। एक तो हम बात करेंगे खुले परिपथ के लिए, और खुला परिपथ तो हम लोग जानते हैं, आपको हमने बताया, खुले परिपथ के लिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, खुले परिपथ के लिए जब भी हम यहाँ पे धारा का मान निकालेंगे तो धारा बराबर होगा I अपॉन क्या होता है, V अपॉन R। ये ओम के नियम से जानते हैं। सपोज करिए इसको मान लीजिए समीकरण 1। खुले परिपथ का मतलब ये है कि जब इसमें करंट का फ्लो ना हो रहा, उस समय जो धारा का मान होगा वो V अपॉन I होगा। अब बेटा हम बात करेंगे इसमें किसके, बंद परिपथ के लिए। बंद परिपथ के लिए, तो बंद परिपथ के लिए क्या हो जाएगा, तो धारा I बह रही है बंद परिपथ में I। अब यहाँ पर देखिए बंद परिपथ है यानी सेल करंट फ्लो कर रहा है, तो सेल यानी यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा, यानी विद्युत वाहक बल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रतिरोध, तो बंद परिपथ में देखिए ये R और ये R दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जो, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध कैपिटल R और स्मॉल r, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, दोनों यानी जो दोनों करंट एक ही सर्किट में बह रही, इसलिए धारा का दोनों धाराएं हो जाएगी आपस में बेटा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। सर्किट खुला है, वो भी इसी सर्किट के, खुले परिपथ के लिए धारा हमने क्या निकाली, इसी सर्किट के लिए। बंद परिपथ के लिए धारा निकाली इसी का सर्किट के लिए। यानी ये जो दोनों धाराएं हैं इसी सेम परिपथ में बह रही, इसलिए दोनों धाराएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और जब धाराएं आपस में बराबर हो जाएंगी तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 हुआ बेटा किससे, 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R बराबर ये हो जाएगा E अपॉन R प्लस स्मॉल r, दोनों आपस में बराबर हो गए। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कराओगे तो V यहाँ पर हो जाएगा R प्लस R और इधर हो जाएगा E इंटू R। क्लियर है। इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो VR प्लस VR और बराबर में क्या हो जाएगा, ER। क्लियर है। हमें स्मॉल r निकालना है तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पर ये बचेगा VR और बराबर में इधर हो जाएगा ये ER बटे, ध्यान से देखना ER, और ये प्लस की चीज है ना, बटे में नहीं जाएगी, ये प्लस में तो इधर जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का आपका हो जाएगा VR। अब यहाँ से E को कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा R माइनस V, और यहाँ पर बेटा क्या है, V इंटू R है। R के लिए हमें फार्मूला निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा E और यहाँ पर बेटा क्या है, R माइनस V, और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, ये V चला जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करें, इसको इससे भाग दे दें तो ये E तो बाहर रहेगा, तो अंदर क्या बचेगा, R अपॉन V हो जाएगा, और माइनस का V से इसको भाग दे रहे हैं तो V अपॉन क्या हो जाएगा, V। क्लियर है। अब यहाँ पर R बराबर ये हो जाएगा E, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R अपॉन V, माइनस V से V कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1। तो किसी भी परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो इसके लिए बेटा ये फार्मूला होगा। क्लियर है। हमने पूरा डिटेल में बताया, इसलिए हमारा थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट मतलब थोड़ा सा ये वैल्यू बड़ी लग रही होगी। ठीक है। तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा एक काम करता हूँ कि देखिए कैसे दिखेगा, 1 मिनट रुकिए मैं कुछ करता हूं। चलिए अब दिख गया। ठीक है बेटा, अब आप लोगों को क्या हुआ है, दिख गया है। ठीक है, तो जल्दी से बेटा इसको नोट कर लीजिए। अगला बेटा देखिए टॉपिक है, देखिए आज के जो जितने भी टॉपिक हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आज हम लोग पढ़ने वाले, कल की क्लास में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कवर किए थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सेलों का समूहन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा संधारित्रों का समूहन पढ़ा, प्रतिरोधों का समूहन पढ़ा, उसी तरह हमारे पास क्या है, सेलों का समूहन। तो यहाँ पर सेलों का जो समूहन है वो 3 तरीके का होता है। श्रेणी क्रम समूहन होता है, समांतर क्रम समूहन होता है और एक मिश्रित समूहन होता है, यानी जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों मिक्स होते हैं। तो पहले आज हम जो कवर करेंगे वो 2 समूहन कवर करेंगे। पहला जो हमारा होगा वो श्रेणी क्रम समूहन होगा और जो दूसरा हमारा होगा वो समांतर क्रम समूहन होगा। तो कैसे हम लोग इनका समूहन करते हैं, आइए इसको देखते हैं। पहले इस बात को आप समझ लीजिए कि श्रेणी क्रम समूहन होता क्या है, कहां पर आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों ने, आपके घर में टार्च है, टार्च के अंदर आप सेल लगाते हो, क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप एक सेल लगाते हो, इसका ये ऊपर वाला नॉब पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। फिर इसके पीछे एक और सेल लगाते हो इस तरीके से, फिर इसके पीछे एक और सेल लगाते हो। तो ये इस तरीके से एक ही सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो यानी देखिए, एक सेल का धन सिरा, एक सेल का बेटा ये देखो, इसका ऋण सिरा है और ये वाला इसका धन है, ये ऋण है और इसका क्या है, धन है। तो एक सेल का ऋण सिरा दूसरे के धन सिरे से जुड़ जाता है इस तरीके से। तो ये जो हमारा कहलाता है वो क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सेलों को जोड़ना है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि सपोज करिए हमारे पास मान लीजिए 3 सेल हैं। एक सेल हमने ये लिया, एक सेल हमने ये लिया और डॉट डॉट करके हमने यहाँ पर एक सेल और लगा दिया इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या है, इस तरह से सेल है। देखिए, एक सेल का जो धन सिरा है, ये इस सेल का धन सिरा और ये इसका ऋण, ये इसका धन सिरा, ये इसका ऋण सिरा, ये इसका धन सिरा और बेटा ये इसका ऋण सिरा है। तो एक सेल का धन सिरे से दूसरे सेल के ऋण सिरे को जोड़ रहा हूं। क्लियर है, दिख रहा है, एक सेल के धन सिरे से दूसरे सेल के ऋण सिरे को जोड़ रहा हूं। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है, इसी कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, सेलों का समूहन। और कौन सा समूहन ये कहलाता है, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम समूहन बोलो या संयोजन बोलो, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूं ताकि मैं और अच्छा इसको बना सकूं। चलिए, तो श्रेणी क्रम समूहन एक ऐसा समूहन होता है जिसमें एक सेल के धन सिरे को दूसरे सेल के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। ये देखिए, और यहां पर मान लीजिए बेटा हमने कितने सेल यूज किए हैं, n सेल यूज किए हैं। ठीक है, और यहां पर सपोज करिए हमने एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया जिसका नाम है कैपिटल R। ठीक है, अब यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी, तो धारा कौन सी आएगी, I। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव। और मान लीजिए यहाँ पर इस सीरीज में हमने कितने सेल लगाए हैं बेटा, n सेल लगाए हैं। कितने सेल लगाए हैं, n सेल लगाए हैं। हर सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो E है, क्या बेटा, कैपिटल E है। हर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, E, सेल का विद्युत वाहक बल। और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है। और इसका जो बाह्य प्रतिरोध है वो क्या है, कैपिटल R है। तो इसका हमने क्या किया, श्रेणी क्रम समूहन कर दिया इस तरीके से। तो एक सेल का धन सिरा दूसरी प्लेट के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए तो ऐसा समूहन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे एक सेल का विद्युत वाहक बल। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल बेटा क्या है, कैपिटल E है। ठीक है, और इसलिए कितने सेल लगे हैं, n सेल लगे हैं ना। तो क्या लिखोगे, n सेलों का, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, विद्युत वाहक बल। तो बेटा एक बात बताओ, जब एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तो n सेल का क्या हो जाएगा, Ne हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Ne। क्लियर है। अब हम लिखेंगे, ध्यान से सुनना, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध वो बेटा क्या है, स्मॉल r। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है। इसलिए n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध तो कितना हो जाएगा बेटा, वो आपका हो जाएगा n इंटू R। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हम निकालेंगे कुल प्रतिरोध, यानी परिपथ में कितना प्रतिरोध है, तो हम क्या निकालेंगे, कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध तो वो कितना हो जाएगा, यानी
n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध nr है, तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है बेटा, सॉरी फॉर मिस्टेक, थोड़ी सी गलती हो गई, फोन को हमने साइलेंट नहीं लगाया। तो यहां पर बेटा हमने क्या देखा, n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या आया, nr आया। तो कुल प्रतिरोध निकालोगे तो कुल प्रतिरोध बेटा आपका क्या हो जाएगा, तो कुल प्रतिरोध आपका हो जाएगा सर, एक तो बाह्य प्रतिरोध है R और आंतरिक प्रतिरोध कितना है nr, तो कुल प्रतिरोध मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, nr हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा, nr ये है, क्योंकि कुल प्रतिरोध हमने निकाला। अब हम बेटा क्या निकालेंगे, परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा, तो परिपथ की कुल धारा निकालिए, तो परिपथ की कुल धारा का फार्मूला क्या हो जाएगा, I हमें निकालना है। अब परिपथ का कुल देखो, विभवांतर और विद्युत वाहक, बंद परिपथ के लिए क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है, और खुलत परिपथ के लिए क्या होता है, विभवांतर होता है। तो ओम के नियम से हम जानते हैं कि I बराबर होता है V/R। V क्या है, विभवांतर, क्योंकि यहाँ पे सेल लगे हैं तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा। और जो विद्युत वाहक बल होता है ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास हो जाएगा N × E अपॉन, और आंतरिक प्रतिकूल प्रतिरोध कितना है, तो यानी ये आपका हो जाएगा R + nr। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारे पास बेटा क्या हो गया, एक फार्मूला बनके तैयार हो गया। यानी अगर यहाँ पर n सेल किसी सर्किट में श्रेणी क्रम में लगे हैं तो उसमें कुल धारा कितनी बह रही है, उसका हम लोग जो गणना करेंगे वो बेटा इस फार्मूले से गणना करेंगे कि I बराबर NE/R + nr होता है। क्लियर है, तो ये हमारा बेटा क्या था, श्रेणी क्रम समूहन था। और अब हम लोग देखेंगे बेटा समांतर क्रम समूहन। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब बेटा देखिए, हमारा जो दूसरा समूहन है उसका नाम है समांतर क्रम समूहन। तो समूहन हम लोग श्रेणी क्रम समूहन देख चुके, अब हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे सेलों को जोड़ा जाता है, तो देखिए बेटा इस तरीके से, मान लीजिए हर सेल का जो धन बैटरी होता, धन सिरा होता, हर सेल का जो धन सिरा है उसको हम किसी एक पॉइंट पे बेटा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये देखिए, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव, और इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और यहाँ पर हम मान लेते हैं इसके बेटा कितने n पंक्ति लगी हैं, कितनी पंक्ति लगी, n पंक्ति। और इनको हमने बेटा क्या किया, किसी एक पॉइंट पे इस तरीके से हमने इनको जोड़ दिया। ये देखिए, और यहाँ पर एक सेल और लगा हुआ है और इसको हमने इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कितनी पंक्ति हैं, तो मान लेते हैं m पंक्ति है, यानी इस तरीके की कितनी पंक्तियां लगी हैं, m पंक्तियां यहाँ पर लगी हुई हैं। और इसके साथ हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, और सपोज करिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, यहाँ से करंट I प्रवाहित होता है, तो यहाँ पे करंट कौन आएगा, I आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, समांतर क्रम समूहन। इस तरीके से समांतर क्रम में हम लोग बेटा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या इतनी प्यारी सी बात आप सभी को समझ में आ गई? ये देखिए, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक सेल ऊपर, हर सेल का पॉजिटिव सिरा किसी एक पॉइंट से जोड़ दिया, हर सेल का नेगेटिव सिरा किसी एक पॉइंट से जोड़ दिया, और इसलिए कितनी पंक्तियां ली गई हैं, m पंक्तियां ली गई हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जोड़ा गया है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एक सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल बेटा क्या होगा, सेम स्टेप करना है, E होगा। इसलिए कितने पंक्ति में m पंक्ति हैं तो कितने सेल हो जाएंगे, m सेल हो जाएंगे। तो m सेलों का विद्युत वाहक बल। अब यहां पर आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर श्रेणी क्रम में हम लोगों ने देखा था कि n सेल लगे थे तो nr हो गया था, ne हो गया था, सॉरी, यानी विद्युत वाहक बल क्या हो गया था, ne हो गया था n सेलों का। तो यहाँ पर m सेलों का क्या हो जाएगा, me हो जाना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये एक बात याद रखना, समांतर क्रम में सेलों का जो विद्युत वाहक बल होता है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है।
जो एक सेल का होगा वो पूरे सर्किट का होगा विद्युत वाहक बल, ये बात याद रखना। क्लियर है? क्या होगा? विद्युत वाहक बल एक जैसा होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल नियत होता है, इसलिए एम सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा? ई होगा। क्योंकि अब हम क्या निकालेंगे, एक सेल का, ये थोड़ा सा अलग है, बस समझना है थोड़ा सा, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का बेटा क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। तो एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर। हमने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए। इनका आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर। विद्युत वाहक बल क्या है? कैपिटल ई। इसका भी है कैपिटल ई और इसका भी क्या? ई। तो ये विद्युत वाहक बल है। मैं लिख नहीं पाया था, भूल गया। अब हम इसलिए एम सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, तो एम सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बेटा देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम लोग समांतर क्रम वाला फार्मूला लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें एम सेलों का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 1/r बराबर 1/r डैश, इसको मान लो, तो 1/r1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? r2। अब यहाँ पर कितने सेल लगे हैं, जरा दिमाग लगा के बताना, कितने सेल लगे हैं? एम पंक्तियों में सेल लगे हैं बेटा। कितने सेल लगे हैं? एम पंक्तियों में यहाँ पर सेल लगे हैं। तो और यहाँ पर इस तरीके के बेटा कितने सेल हैं? एन सेल हैं। कितने सेल है मेरे बच्चे? जल्दी बताओ। एन सेल हैं। तो इसलिए यहाँ पर 1/r डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1/r। तो r डैश बराबर यहाँ पर हो जाएगा बेटा r/m। तो यहाँ पर m सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? r डैश बराबर क्या हो जाएगा? r/m हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बेटा कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो ये बाह्य प्रतिरोध है R, तो क्या लिखोगे आप? R। एक आपका बेटा क्या है? बाह्य प्रतिरोध R है, और m सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना आया है? ये आया है r/m। तो ये हमारा क्या आ गया? कुल प्रतिरोध आ गया। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई? जल्दी से बताइए, क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब हम बेटा इस डायग्राम को मिटा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो अब हम यहाँ पर इधर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा। तो अब हम यहाँ पर इसके बाद हमें लिखना है परिपथ की कुल धारा। तो परिपथ की कुल धारा क्या हो जाएगी? I बराबर, तो विद्युत वाहक बल, तो कुल एम सेलों का कुल विद्युत वाहक बल बेटा क्या है? E है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? E अपॉन, और कुल प्रतिरोध कितना आया है? ये आया है R प्लस R अपॉन क्या होगा? M होगा। अगर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ई ऊपर रहेगा, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MR बटे अपॉन R, MR प्लस R, और नीचे क्या हो जाएगा? M, और M इसके पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा M इंटू ई। M इसके पास चला गया, बटे की चीज गुणे में चली जाएगी ऊपर, M इंटू ई, और नीचे क्या हो जाएगा? MR प्लस R, और यहाँ पर हमारे पास बेटा क्या है? ये E है। तो इस तरीके से बेटा हम क्या करेंगे? पूरे सर्किट की हम लोग क्या कर लेंगे? धारा कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर समांतरक्रम समूहन होगा तो बेटा उसमें कुल धारा हम इस फार्मूले से निकालेंगे, और जो श्रेणी क्रम समूहन होगा तो जो हम लोगों ने पिछला अभी कुछ देर पहले जो हमने पहले श्रेणी क्रम वाला समूहन देखा था उस फार्मूले से निकालेंगे। अब जो हमारे पास तीसरा है बेटा वो हमारा क्या है? मिश्रित समूहन, यानी वो हमारा क्या? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसको हम लोग देखते हैं। तो बेटा देखिए, तीसरा जो प्रकार का हमारा सेलों का समूहन है वो कहलाता है मिश्रित समूहन। मिश्रित समूहन क्या होता है? यानी बेटा इसमें सीरीज और समांतर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइंड हो जाएंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले आपने मान लीजिए आपने सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया था, आप सीरीज को पहले बना लीजिए। यहां पर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया था, ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, इसमें आपने n सेल लिए थे। कितने सेल लिए? n सेल। अब इसी में हम एक और इसी तरह से सीरीज लगा दें, एक और सीरीज हम लगा दें सेलों की इस तरीके से। हमने क्या किया? एक और सीरीज लगा दी। ठीक है, इस तरीके से बेटा हमने कितनी पंक्तियां लगा दी?
तो सर आपने m पंक्ति लगा दी। इसी तरीके से बेटा हमने क्या किया, m पंक्तियों को लगा दिया। ठीक है, कितनी पंक्तियां लगाई, m पंक्तियां हम लोगों ने यहां पर लगा दी। ये देखिए, और इन सबको बेटा हमने क्या कर दिया, इस तरीके से आपस में जोड़ दिया, किसी एक पॉइंट से जोड़ दिया। m पंक्तियां इस तरह से लगी हुई हैं, क्लियर है। इनको आपस में हमने किसी एक पॉइंट से जोड़ दिया, ये देखिए। और इसके बाहर हमने एक बाह्य प्रतिरोध को लगा दिया जो करंट का यूज करेगा, जो करंट को उपयोग मिलेगा, सपोज करिए कैपिटल R है। तो ये हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का बेटा क्या हुआ, डायग्राम बनके तैयार हो गया। ठीक है, दिख रहा है, बढ़िया है। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहां पर इसको करने के लिए एक बात आप याद रखना, इसमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट था वो यूज करेंगे, समांतर का जो कॉन्सेप्ट था, तो दोनों को कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे, और हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा, सेलों का समूहन आराम से वहां पर हम प्रूफ कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी तक हम लोग जब बात कर रहे थे तो एक सेल की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम सेल की बात नहीं करेंगे, पंक्ति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पंक्ति की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पंक्ति का ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल। ये क्या है, ईएमएफ है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अभी देखिए ये पंक्ति ये है बेटा, और यहाँ पर धारा कौन सी आ रही है, आई। ठीक है, धारा कौन सी बह रही है, आई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, प्रथम पंक्ति का ईएमएफ, तो पहली पंक्ति का भी आपने ईएमएफ निकाला था, कुल विद्युत वाहक बल निकाला था, वो कितना आया था सर, N × E आया था। ठीक है, क्योंकि इसलिए m पंक्ति, कितनी पंक्ति आपने यूज की है, m पंक्ति, m पंक्तियों का ईएमएफ कितना हो जाएगा। तो सर देखिए, जब ये पंक्तियां आपस में क्या है, समांतर क्रम है, और समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट, अभी हमने पीछे बताया था आपको। इसलिए जो प्रथम पंक्ति का विद्युत वाहक बल होगा वो m पंक्तियों का भी क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, N × E हो जाएगा। क्लियर है। अब हम निकालेंगे, चूंकि एक पंक्ति या प्रथम है, यहाँ पे प्रत्येक लिख लीजिए, प्रत्येक लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रत्येक मतलब हाथ, प्रत्येक, ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या लिखेंगे, प्रत्येक। ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध, अभी आपने समांतर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकाला था, आंतरिक प्रतिरोध टोटल निकाला था, कितना आया था, वो सर आया था N × R आया था। क्या आया था, N × R आया था। तो इसलिए m पंक्तियों का आंतरिक प्रतिरोध वो क्या हो जाएगा, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये पंक्तियां समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे, 1/r' बराबर 1/, एक पंक्ति का क्या है, NR है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, NR प्लस बेटा क्या हो जाएगा, NR, और कहां तक गया है, m पंक्ति तक गया है। यहाँ पर क्या लिख लोगे आगे, m पंक्ति लिख लोगे, ये m पंक्ति हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/r' बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, m पंक्ति तक गया तो m, और नीचे क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। क्या होगा मेरे बच्चे, NR हो जाएगा। तो अब इसको पलटेंगे, r' बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, NR बटे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम क्या निकालेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध आप निकालिए, तो वो बेटा क्या हो जाएगा, वो बाह्य प्रतिरोध क्या है आपका, कैपिटल R है, ये रहेगा। और m पंक्तियों का कुल प्रतिरोध कितना आया है, ये आया है NR + M। क्लियर इतनी बात। अब बेटा हम क्या निकालेंगे, परिपथ
की कुल धारा, तो परिपथ की कुल धारा क्या हो जाएगी, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल, तो m पंक्तियों का कुल विद्युत वाहक बल क्या है, Ne, तो ऊपर आप लिखोगे Ne, और कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध आपका आया है बेटा R प्लस NR बटे में क्या है M, ये आया है। अब मैं इसको डायग्राम को जरा रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इस डायग्राम को रफ कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अगर बेटा नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को 1 से 2 बार देखना कि कैसे इसका डायग्राम बनना, बहुत आसान है। अगर आपने पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और समांतर यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों अगर आपने बहुत ध्यान से देखे हैं, समझा है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इनको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा, तो ये I बराबर ऊपर क्या रहेगा, ऊपर तो Ne है तो Ne रहेगा। अब नीचे देखिए, इससे इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Mr प्लस NR, और नीचे क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, ये M ऊपर चला जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा MNE, क्या हो जाएगा बेटा MNE अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा Mr प्लस NR। तो ये क्या होगा, मिश्रित समूहन में कुल धारा ज्ञात करने का ये फार्मूला है, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बताइए भैया कि धारा के अधिकतम मान के लिए क्या होना चाहिए, तो बेटा याद रखना, धारा के अधिकतम मान के लिए ये वाला, ये यानी MR और NR को क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, यानी 0 हो जाना चाहिए, ठीक। चलिए इसको पहले नोट करिए, फिर हम आपको इसको बताते हैं पूरा। जल्दी से नोट करिए बेटा, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अधिकतम, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि मिश्रित कॉम्बिनेशन में अधिकतम धारा के लिए क्या शर्त है, तो उसके लिए शर्त ये है कि जो हर में आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस, ये M और ये MR प्लस NR दिख रहा, तो इसको क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। अगर ये न्यूनतम हो जाएगा तो ये बेटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसको क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, तो ये बात याद रखना। तो बेटा आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आई होगी। तो अधिक से अधिक बेटा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को जरूर देखिएगा बेटा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।